बेसिकली 3 सवाल ऐसे हैं कि जो डीजीआईएसपीआर साहब ने लोगों के ज़हन में डाल दिए। एक तो नारकोटिक्स, ठीक है, दूसरा स्मगलिंग और तीसरा डाल दिया है कि गाड़ियां। नॉन कस्टमर। अब ये सवाल बुनियादी तौर पर डीजीआईएसपीआर साहब को पूछना चाहिए शहबाज शरीफ से। ये तीनों सवाल शहबाज शरीफ के बनते हैं, सुहेल अफरीदी का सवाल नहीं है। ठीक, वैसे डीजीआईएसपीआर पूछ सकते हैं शहबाज शरीफ से? आप पूछ सकते हैं, क्यों नहीं? ऐसे क्यों नहीं पूछ? अच्छा, आप क्या समझते? जबरदस्त। यही वजह है कि सुहेल अफरीदी के यहाँ भी वही तीनों सवाल जो थे वो खटक रहे थे। अब डीजीएसपीआर को भी शायद जिन लोगों ने लिख के दिया है वो भी मेरे जैसे हायर किए होते हैं लोग, उन्होंने नलायक किस्म के लोग, वो उनको बताते चलो तो स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि उनको जाके पता होना चाहिए। पहली बात है, जरा एंटी स्मगलिंग एजेंसीज देखें कौन कौन सी। बॉर्डर पूरा, ठीक है, इंडिया का भी, केपीके का भी, बलूचिस्तान का भी और सिंध का भी बॉर्डर देखें। नंबर 1 पाकिस्तान कस्टम्स, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कौन है उसके वजीर? वजीर खजाना। अच्छा, वो भी वजीर खजाना के पास? हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, बोर्ड रेवेन्यू के अंदर वजीर खजाना साहब के पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उनके सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ साहब। दोनों फेडरल हो गए। ठीक, दूसरे नंबर पे जो एजेंसी आती है वो आती है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एफआईए। उसका सरबराह कौन है? मोहसिन नकवी साहब। ठीक, मुकम्मल तमाम इख्तियार जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बकायदा चेक पोस्ट लगी होती है, कस्टम्स की बकायदा पोस्टें लगी होती हैं, कस्टम्स के बकायदा इसको कहते हैं शिकरे, कस्टम्स जुबान है, गाड़ियां घूम रही होती हैं, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। नंबर 3, वहां पर पाकिस्तान की आर्मी बताते खुद मौजूद होती है विजिलेंस के लिए। यहां रेंजर्स होते हैं, पीस टाइम में रेंजर्स होते हैं, वहां पर होते हैं पीस टाइम में एफसी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी। केपीके में भी, बलूचिस्तान, पंजाब में रेंजर, पंजाब और सिंध में रेंजर्स होते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की डिजाइंड एजेंसीज हैं, जी बिल्कुल, जो कि छोटी छोटी मैं उनका जिक्र नहीं करता। ये है बेसिकली स्मगलिंग के ऊपर। लोकल एरिया जो है वो 25 किलोमीटर के बाद शुरू होता है, वहां से जो आता है उसके बाद लोकल एजेंसी। आपने कभी ट्रेन देखी हो? मैं चमन में असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूं, चमन का बहुत बड़ा बॉर्डर है, कई, मैं चागी में रहा हूं, करीबन 450 किलोमीटर बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। मैं कोयटा में रहा हूं, कोयटा का भी ठीक ठाक बॉर्डर है, अकबर के इलाके, वो भी कोई 100-1 किलोमीटर तो बन ही जाता है वो बॉर्डर पे। इन सारे इलाकों के अंदर जब बॉर्डर आप क्रॉस कर लेते हैं तो फिर अनफ्रीक्वेंटेड रूट शुरू हो जाते हैं, वहां से जाके वो अंदर हो जाते हैं। कोयटा में मार्केट्स में स्मगलिंग का सामान बिकता है अंदर। मैंने पूछा एक दफा जब मैं कोयटा में असिस्टेंट प्रोफेसर कि इस पे छापा क्यों नहीं लगता? उन्होंने कहा ये लॉ है, कस्टम लॉ, कि जब कोई छत के नीचे सामान पहुंच जाए तो स्मगल्ड गुड नहीं रहती, वो लोकल गुड हो जाती है। अच्छा, तो आपको, क्योंकि बेसिकली वो जिस जमाने में पास हुआ था, वो पास हुआ था गवर्नर मूसा थे, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान के, और तमाम मार्केट हजारों की थी, तो उनका कारोबार था वो सारे का, वो खुद भी हजारा ट्राइब से ताल्लुक रखते थे, तो एक लॉ बन गया। ट्राइब्स वाले तो इसको इलीगल ट्रेड भी नहीं मानते स्मगलिंग को, ये तो स्टेट लॉ है जो उसे कह रहा है कि ये स्मगल्ड है और ये इलीगल है। ट्राइब वाले नहीं, बेसिकली इसमें उलमा का फतवा है बकायदा। अच्छा, और इस्लाम के अंदर कारोबार जो है ना, वो स्मगलिंग के जुमरे में ये चीजें नहीं आती, टैक्स नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने टैक्स नाफिज किया वो जन्नत की हवा भी नहीं खाएगा। अच्छा, इतना सख्त है कारोबार के ऊपर, कोई टैक्स नहीं इस्लाम के अंदर। ठीक है, स्टेट का है, एक एग्रीमेंट है, वो आप अहद पूरा करना है, वो उसकी सजा अपनी जगह है, लेकिन टैक्स इस्लाम में नहीं। बिल्कुल, वो और मसला, वो ट्राइबल्स वाले जाके पूछते हैं कि है कि नहीं। सही है, वो मौलवी, मैं मुझे क्यों पूछेगा कि कारोबार पे टैक्स लगता है, तो इस्लाम में तो नहीं, जन्नत की हवा नहीं। ये हदीस चला भी दीजिएगा ताकि कोई इसमें ना पूछे। मैंने शायद पिछले जुमे में इस गुफ्तगू में, अच्छा, इस पे खुतबा दिया था, ठीक है, मैंने ओवरऑल माशी नाम पे किया। अच्छा जी, इसके बाद जनाब अब आ जाते हैं, वो दूसरा उनसे सवाल किया गया था नारकोटिक्स का। नारकोटिक्स की अंदर अब मैं इसलिए बात करता हूं कि इस नारकोटिक्स के अंदर जो अहम तरीन बात यह है
कि मेरी जो दूसरी नौकरी थी वो थी यूएन फंड फॉर ड्रग अब्यूज कंट्रोल। अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड होता था, मिराज हुसैन साहब उसके चीफ होते थे। ठीक है, हम उनको फंडिंग वंडिंग के साथ, मेरे साथ चेयरमैन होते थे, हंस पील, हम रिसर्च करते थे। ठीक है। तो ये जो नारकोटिक्स हैं, ये तो टोटली फेडरल गवर्नमेंट का है। इसको हमारे सामने ही टेक ओवर किया था एएनएफ ने, एंटी वो नारकोटिक्स। सॉरी आर्मी ने कहा था कि हमें दे दो। और मुझे याद है कि 27 नोटिफिकेशन हुए थे उस दिन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और फाइनेंस डिवीजन से। अच्छा, इधर से नोटिफिकेशन निकलता है, इधर इतनी गाड़ियां, इतने ये, इतना फलां, इतना सब कुछ। और एंटी नारकोटिक्स में पैसा बहुत है। ग्रांट जो है ना, यूएन फंड फॉर ड्रग यूज कंट्रोल, बहुत बड़ी ग्रांट है। वो ग्रांट में वॉरब भी देता है आपको सारा। एएनएफ का सबसे पहले जो हेडक्वार्टर बना था दालबंदीन में बना था, क्योंकि दालबंदीन में एक रूट आता है जो वहां से सीधा आगे जाके ना, वो इंटरनेशनल नारकोटिक्स ट्रेवल रूट। पहली बात तो ये है। तो एएनएफ किसके मतहत है? डीजी है मेजर जनरल। हाँ जी, मेजर जनरल एक डीजी है। हाँ, ऊपर मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब, लेकिन वो नीचे तो उसके बाद कस्टम्स जो हीरोइन पकड़ते हैं, बाकी चीजें बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एएनएफ, उसके बाद एक एफआईए, ये भी वो पकड़ते हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान कोस्ट गार्ड जी, इनकी भी ड्यूटी है। उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उसकी भी ये ड्यूटी है। उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम, इसकी भी ये ड्यूटी है। ये सारी एजेंसीज जो हैं, ये सारी की सारी मोस्टली फेडरल गवर्नमेंट की है। सवाल किससे होना चाहिए था? फेडरल गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ से या मिनिस्टर से। लेकिन सवाल आप फेल ऑफ रीजन करते हैं। ऐसे ऐसे कमाल के जर्नलिस्ट दुनिया में पैदा हो चुके हो। अच्छा, अगर इसमें मनी इन्वॉल्व हो जाए तो इसमें और बड़ी सारी ऐसी एजेंसी, पुलिस वाले कमाते हैं। नहीं, जैसे सर मेरा कहने का एफआईए और नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, अगर मनी इन्वॉल्व हो जाए तो वो और मुतअद्दिद एजेंसीज है, वो भी फेडरल के पास इतनी ज्यादा हैं, 20-22 के करीब एजेंसीज बनती हैं जो बॉर्डर पे होती हैं। यस, एग्जैक्टली। मैंने जो चमन में एक दफा गया ना था, 22 एजेंसीज थी जो कि एंटी स्मगलिंग ड्यूटीज देती थी। उस जमाने में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, मैं जब चमन में था तो उस जमाने में वाकया ये हुआ था कि एक मेजर जनरल जो था वो डिफेक्ट करके आ गया था, तो वो वापस चला गया था। तो बड़ी शोर मच गया, वापस कैसे चला गया? मुस्लिम नाम था उसका, पूरा नाम उसका क्या था, मुस्लिम कहते थे। अच्छा, हाँ, तो वो इस्मतुल्लाह मुस्लिम। अच्छा, तो बकायदा पोनीगर साहब ने ये लिखा था, लेटर लिखा था, मैंने रिकमेंड किया था कि कम से कम और कुछ नहीं तो एफसी जो है ना, उससे एंटी स्मगलिंग ड्यूटीज ले ली जाए। अच्छा, क्योंकि ये जब एक मेजर साहब या एक कर्नल साहब जो है उस ड्यूटी में आए तो लोगों के नजदीक वो और कस्टम का सिपाही बराबर हो जाते हैं। लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ, अमल नहीं हुआ था। मुझे याद 1988 अप्रैल की बात है, 2 अप्रैल की बात है। तो एक तो ये है कि सारे, एक तो ये सवाल। अब आ जाते हैं तीसरा जो नॉन कस्टम पेड ड्यूटीज, उस पर उसने बड़ी मसला, उसके भी सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन कस्टम पेड ड्यूटी 1947 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह गए थे उस इलाके में, और ये अपनी मर्जी से अमल, तो उनका पे पाकिस्तान से कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस वक्त से उनको नॉन कस्टम बेस्ड ड्यूटीज जो हैं वो गाड़ियां अलाउड हैं। वो गाड़ियां आती हैं चमन बॉर्डर से, कोयटा से। और अगर उन गाड़ियों की तफसील जो है पाकिस्तान में ओपन कर दी जाए, मैं जानता हूं हमारे सामने आती नहीं है, तो दावरे हश्र मेरा नामा अमाल न पूछ, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो वैसे मेरा ख्याल है हमारी जो मुतअद्दिद अशराफिया के परसेंटेज निकालने वो ज्यादातर नॉन कस्टम गाड़ियां यूज कर रही हैं। और नॉन कस्टम पेड पे लिखा होता है, पता है, स्वात में बहुत आती हैं नॉन कस्टम पेड। अच्छा, वो गाड़ियां, उसके बाद समझ आता है कि गाड़ियां क्राइम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो गाड़ी रिकॉर्ड में होती है, सिर्फ वो उस सरकार का टैक्स नहीं बेचती, उसको नंबर लगता है, सब कुछ लगता है, हर चीज होती है, नंबर हर चीज मौजूद होती है, उसका रिकॉर्ड होता। वो नहीं होती वो गाड़ियां के जो बगैर नंबर के और वो होती हैं, उनका भी एक और कहानी है। सही है। वो भी अगर आप प्रदान, उसमें भी अगर आप बगैर नंबर के या नंबर बदलने वाली गाड़ियां जो है ना, उनके भी आप कभी किसी की चिट देखें तो बता देगा मुझे किसने अलाउ किया हुआ है। या कहें तो काले शीशे तो मुझे इसने अलाउ किया हुआ है, मुझे तो होम सेक्रेटरी साहब ने कहा ये दुश्मन। होम सेक्रेटरी से पूछो, उसने कहा जी मुझे फलां जगह ने किसी ने कहा था, उससे पूछो से मांग। वो भी एक लंबी कहानी है इस पाकिस्तान की। बिल्कुल ऐसी है।